हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देखेंगे आज टेस्ट संख्या 4 का सॉल्यूशन। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपकी शीट में। देखिए पहला प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 18, 28 और 38 प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर संख्याओं से भाग लगाने की बात है, संख्याओं से डिवाइड करने की बात है, तो ये सवाल एलसीएम का सवाल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे ये करना होगा, मुझे 35, 45 और 55 से कटने वाली संख्या को निकालना होगा। 35, 45 और 55 से कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो इसका एलसीएम होगी। 35, 45 और 55 से कटने वाली आपके पास एक संख्या 35 है, एक संख्या आपके पास 45 है और एक संख्या है आपके पास 55। आपका सबसे पहला काम है कि आप इन तीनों से कटने वाली संख्या निकालेंगे और 35, 45 और 55 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी। मैं अगर एलसीएम की बात करता हूं तो इन सभी में सबसे पहले 5 कॉमन है, 5 के बाद इसमें 7 रह जाता है, यानी गुणा में 7, उस संख्या में 9 रह जाता है, 5 9 45 और इसमें 11 रह जाता है। कहने का मतलब है कि इनका जो एलसीएम होगा 5 7 35 का गुणा हम 11 से करेंगे, 5 7 35 का गुणा हम 11 से करेंगे, ये 385 हो जाता है और गुणा किससे कर देंगे, 9 से। तो कहने का ये मतलब है कि 9 पंजे कितना होगा आपके पास 45, 9 पंजे 45, 4 9 8 72 और 4 कितना होगा आपके पास 76, 9 तिया 27 और 7 कितना हो जाता है 34। अर्थात इन सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या इनका एलसीएम होगी। एलसीएम हो जाता है 3465। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि अगर हम 35 से भाग लगाएं तो शेषफल का मान 18, हम 45 से भाग लगाएं तो शेषफल का मान 28 और अगर 55 से हम लोग भाग लगाते हैं तो शेषफल का मान 38। आपको पता है कि अलग अलग संख्याओं से अलग अलग शेषफल है, तो पहले हम सवाल का समान शेषफल निकालते हैं, एक वैकल्पिक शेषफल निकालते हैं, एक दूसरा शेषफल निकालते हैं जो कि हमें अंतर करना होगा। 35 में से 18 गया तो 17, 45 में से 28 गया तो 17 और 55 में से 38 गया तो 17। ये जो आपके पास दूसरा वाला शेषफल है ये 17 है, प्रत्येक संख्या के लिए बराबर है। हम क्या करेंगे, हम इसमें से 17 को माइनस कर देंगे। जब 3465 में से आप 17 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3448। 3448 आपके प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपके पास हो जाता है 3448। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई है। सवाल कुछ इस प्रकार का है आपका, हम बार बार दूध निकालते हैं, पानी मिलाते हैं, बार बार दूध निकालते हैं, पानी मिलाते हैं। इस बर्तन में स्टार्टिंग में 80 लीटर दूध है। सवाल में कहा जाता है कि उसमें से 8 लीटर निकालते हैं। 80 लीटर है आपके पास, 80 में से जब 8 निकालेंगे तो 72 होगा। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, हर बार 80 में से 8 लीटर को निकालेंगे तो 72 होगा। 8 9 72, 8 ढाई कितना होगा 80। लेकिन आपको पता है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। इसका मतलब यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो हमें इस 9/10 की पावर को 3 करना होगा, अर्थात ये 80 गुणा 9 की पावर 3 हो जाता है 729, 10 की पावर 3 हो जाता है 1000।
हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, इसे हम लोग हल करते हैं तो ये 8 नम कितना होगा 72, अर्थात आप इसे हल करेंगे तो 58 पॉइंट कितना होगा 23, जो कि आपका पहले वाला विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रम से 20 तथा 15 में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिनों तक किया, तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, इसके बाद वह कार्य अगले 4 दिनों में पूरा हो गया। यह यदि सी अकेला वह कार्य करना चाहे तो यह कार्य कितने दिनों में होगा, यह आपको बताना है। देखिए आपका प्रश्न है कि दो व्यक्ति ए और बी हैं। पहले वाला व्यक्ति आपके पास ए है, पहले वाला जो व्यक्ति ए है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, दूसरा वाला व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में कर सकता है। पहले वाला व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में, दूसरा वाला 15 में कर सकता है। 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, तो 20 तिया 60 और 15 चौका 60। ये जो 60 है इन दोनों का एलसीएम है, इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या है और हमारे प्रश्न के लिए कुल काम है। मैं 20 से भाग लगाता हूं, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। हम देख रहे हैं कि पहले वाले की जो क्षमता है वो 3 है, दूसरे वाले की क्षमता 4 है। आगे कहा जाता है कि वो दोनों एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। सवाल ये है कि ए प्लस बी दोनों की क्षमता 4 3 कितनी है 7, और ये दोनों एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, तो 7 छंग कितना होगा 42। ये दोनों एक साथ जो काम करते हैं 6 दिनों तक काम करते हैं, दोनों की क्षमता मिला के 7 है, 6 दिनों तक काम करते हैं तो 42 काम हो जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं 60 में से अगर 42 काम हो गए हैं तो 18 काम बाकी है। अभी जो 18 काम है इसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा रहे हैं। जब बी के स्थान पर सी को लगा रहे हैं तो ये जो 18 काम करेंगे ए तथा सी मिलकर करेंगे। ए अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा और सी अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा। ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम 4 दिनों में हो जाता है। अगला कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। आगे आपके पास कहा जाता है ए प्लस सी बराबर जो आपके पास होगा वो 18 बटे कितना होगा 4। 18 बटे 4 का मतलब 9 बटे 2 है। इन दोनों की मिलाकर जो क्षमता मुझे मिली है वो 9 बटे 2 मिली है। अगर मैं इसमें से ए की क्षमता को घटा दूं तो मुझे सी की क्षमता मिल जाएगी, और आपके पास सी की जो क्षमता होगी वो 9 बटे 2 और माइनस कितना होगा आपके पास 3। हम इसे हल करते हैं तो हमें जो सी की व्यक्तिगत क्षमता मिलेगी वो 3 बटे 2 होगी। सी की व्यक्तिगत क्षमता 3 बटे 2 है। आपसे कहा जाता है कि यदि सी अकेला वह कार्य करता है तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी कितने में पूरा करेगा, उसकी क्षमता 3 बटे 2 है। आपको पता है कि टोटल काम 60 है, इसकी जो क्षमता है वो 3 बटे 2 है। 3 से 20 बार कटेगा और 20 दूनी कितना होगा आपके पास 40। अगला प्रश्न समझिए क्या है। अगला प्रश्न है आपके पास यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। यदि प्रश्न में कोई बात अगर ये कही जाती है कि वो राशि इतने से बढ़ जाती है या इतने गुना हो जाती है, तो ये सब बातें अमाउंट के बारे में या मिश्र धन के बारे में कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करता हूं, मूलधन और मिश्र धन की बात करता हूं, तो इसका मान 1 से कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अगर मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट को 1 मानते हैं तो मिश्र धन का मान 3 हो जाता है, और ये इससे जितना ऊपर होता है ये इंटरेस्ट होता है। तो आपके पास जो ब्याज होगा, ब्याज 2 रुपये होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ब्याज है ये 2 वर्ष का है। सॉरी, ये जो ब्याज है ये 25 वर्ष का ब्याज है। मूलधन का मान 1 है, दर का मान नहीं पता और मान लिया। हम फॉर्मूले से ही कर रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। आपके पास जो समय है वो 25 वर्ष है,
बटे कितना होगा 100। आपको पता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितने का है आपके पास 2 का। 25 से 4 बार कैंसिल करते हैं, 4 दूनी कितना होगा 8। आपके ब्याज की जो दर है वो 8% हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न आपके पास ये है, एक बार आप देख लें ये है क्या। देखिए इसे हल करते हैं सवाल को। इसमें हमें जो बताना है वो x का मान बताना है। इसमें लिखा है कि यदि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी बराबर इतना है, आपके पास लिखा है अंडर रूट में x माइनस ए अपॉन लिखा है आपके पास x माइनस बी। अंडर रूट में x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस लिखा है आपके पास a अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट में लिखा है x माइनस आपके पास b अपॉन लिखा है x माइनस ए। फिर आपके पास लिखा है प्लस b अपॉन कितना है आपके पास x। हम रूट वाले टर्म को एक और करते हैं, जो विदाउट रूट है उसे एक और करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये आपके पास रूट x माइनस ए और रूट में लिखा है x माइनस बी माइनस ये हो जाता है आपके पास रूट x माइनस बी और अपोन में रहेगा रूट x माइनस ए बराबर ये आपके पास लिखा है v अपॉन एक्स माइनस है आपके पास a अपॉन कितना है x। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। आपको पता है कि नीचे वाले दोनों रूट में है तो ये रूट के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों ही रूट में एक साथ चले जाएंगे। रूट x माइनस बी और रूट में लिखा रहेगा x माइनस ए। रूट में लिखा रहेगा x माइनस बी एक्स माइनस ए। हम इसकी गुणा करेंगे तो ये केवल x माइनस ए हो जाएगा। हम इसकी गुणा करेंगे तो ये x माइनस बी होगा, जिसमें माइनस का तो x होगा लेकिन जो b होगा वो प्लस का होगा बराबर इन दोनों के अपोन में चूंकि x लिखा है तो b माइनस ए अपोन कितना होगा x। हम देख रहे हैं कि x से x कट गया और इस b माइनस ए से b माइनस ए एक बार कट गया। अर्थात कहने का मतलब है कि आपके पास केवल लिखा रहेगा कि x बराबर अंडर रूट में x माइनस ए और लिखा रहेगा आपके पास x माइनस बी। हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल रूट हट जाता है तो x माइनस ए और आपके पास कितना लिखा रहेगा x माइनस बी। हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स और माइनस कितना होगा आपके पास बी एक्स प्लस कितना हो जाता है ये ए बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। इन दोनों पदों को इधर लेके आते हैं तो इनमें x कॉमन हो जाता है और ये ए प्लस बी हो जाता है और यहाँ पर केवल आपके पास ए बी रहेगा। अगर मैं x की बात करता हूँ तो ए बी अपॉन कितना होगा ए प्लस बी। आगे क्या प्रश्न है आपका, आगे प्रश्न में लिखा है कि रूट 2x का 5% रूट 2 इंटू एक्स का 5%। आपको पता है कि प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं। रूट एक्स का 5% 5/100 बराबर लिखा है 0.01। ये रूट 2x ऐसे ही रहेगा। हम 5 से इसे कितनी बार कैंसिल करते हैं 20 बार। हम 20 का उधर गुणा करते हैं, ये 0.01 है। आप इसका गुणा करेंगे 0.01 गुणा कितना होगा 20 होगा। इसे हल करते हैं तो ये आपके पास रूट 2 इंटू कितना होगा x है। हम इसमें गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 0.01। बेहतर है कि आप वहीं पे पॉइंट हटा लेंगे तो आप सही रहेगा।
सवाल बेवजह बड़ा हो रहा है, आप दशमलव वहीं से हटाइए। ये 5/100 हो गया और दशमलव को हटाते हैं तो ये आपके पास इतना हो गया। इससे आप इसे कैंसिल करिए तो √2 इंटू कितना होगा x बराबर 1 बटे कितना होगा 5। हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये आपके पास √2 ये पूरा है, ये 2x हो जाएगा और ये 1 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा। x बराबर जो होगा वो 1 बटे कितना होगा 50। 1 बटे 50 का मतलब 2/100 और 2/100 का मतलब 0.02। आपका प्रश्न देखिए क्या है, ये प्रश्न है आपका। इस सवाल को आप पीछे की ओर से हल करिए। सबसे पहले आप इस पार्ट को हल करिए। जब आप 7 प्लस 4√3 को हल करेंगे, इस पे भी रूट लगा है, साथ में उसे भी लेके चलिए। यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 7 ऐसे ही रहेगा। इस रूट वाली संख्या के बाहर जो 4 लिखा है, आपको पता है कि हमें इन दोनों का वर्गमूल एक साथ निकालना पड़ेगा। इन दोनों का वर्गमूल एक साथ निकालने के लिए केवल रूट वाली संख्या से बाहर 2 होना चाहिए। बाकी का 2 मैं अंदर भेजूंगा तो 2 दूनी 4, तिया कितना होगा 12। इस 12 के जो फैक्टर होंगे वो बाहर वाली संख्या 7 के हिसाब से होंगे। तो ये √4 प्लस कितना होगा √3, इसका होल स्क्वायर हो जाता। वर्ग से वर्गमूल कटेगा। ये √4 प्लस √3 है, इसका मतलब 2 प्लस कितना होगा √3। 2 प्लस √3 इसका मान हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 प्लस √3 लगाता हूं तो 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी कितना होगा 16 और ये प्लस कितना होगा 8√3। यहाँ पर हम 3 को जोड़ते हैं तो ये 16 3 19 प्लस कितना होगा 8√3 और ये पूरा रूट में रहेगा। आपको पता है फिर वही प्रक्रिया हमें दोहरानी है। इस 8 में से आप 2 को बाहर रखिए और बाकी का 4 अंदर भेजिए तो 4 चौक 16 तिया 48। इस 48 के जो फैक्टर्स होंगे वो 19 के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब √16 16 तिया 48 मतलब √16 प्लस कितना होगा √3, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। √16 का मतलब होगा 4 और इसका मतलब कितना होगा 3। यहां से यहां तक इस पूरे का मान ये है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाता है। जब √3 से √3 कैंसिल हो जाता है तो केवल रूट के अंदर 4 रहेगा और 4 का सामान्य तौर पे रूट निकालेंगे तो 2 आता है। अगला प्रश्न क्या है समझिए। इस सवाल के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इस सवाल को विकल्प से करें। विकल्प से आप मान उठा के लगाइए। देखिए सबसे पहले अगर विकल्प से हम करेंगे इसे तो आप बारी बारी से विकल्प लगाइए, सेटिस्फाई करेंगे। ये x बराबर 4 पर सेटिस्फाई है, लगाने के बाद ही मुझे पता लगा है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अगर मैं यहाँ पे x बराबर 4 लगाता हूँ तो ये आपके पास जो है 4 चौक 16 में से 9 गया, मतलब 16 माइनस कितना होगा 9 और ये आपके पास 4 चौक 16 और प्लस कितना होगा 9। हम x का मान 4 लगाकर देख रहे हैं। 16 में से 9 गया तो √7 और 16 और 9 कितना होगा 25। 25 का वर्गमूल होगा 5, अर्थात ये सेटिस्फाई हो गया। ये इसका पहला तरीका, ये सेटिस्फाई हो गया, इसका पहला तरीका है। इसका दूसरा तरीका है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये आपके पास लिखा है √4x माइनस क्या लिखा है आपके पास 9 प्लस लिखा है √4x
और प्लस कितना लिखा है 9। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपके पास 5 प्लस कितना है √4। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसे a मानते हैं और उसे b मानते हैं, तो a का वर्ग मतलब 4x माइनस कितना होगा 9 प्लस b का वर्ग मतलब 4x प्लस कितना होगा 9। इसे पूरे को a मानते हैं, उसे b मानते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस होता है 2ab यानी 2। ये सब रूट के अंदर चला जाएगा तो ये रूट के अंदर हो जाता है 4x माइनस 9 और ये हो जाता है 4x प्लस कितना हो जाता है 9। हम उधर भी वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग कितना होगा 25, √7 का वर्ग 7 होगा और इनके दोनों के गुणनफल का दुगना 5 दूनी 10 मतलब 10 रूट कितना होगा 7। आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये रूट वाला है, उधर रूट वाला पार्ट ये है। यहां पर जो विदाउट रूट वाला पार्ट है उसका मान 25 और 7 32 है। इधर जो विदाउट रूट वाला पार्ट है देखो 9 से 9 कट गया, इस 4 4 कितना है 8 है, तो जो विदाउट रूट वाला पार्ट है वो 8x है। 8x बराबर 32, आपके पास x बराबर कितना होगा 4। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। राजू, श्याम तथा हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम, हरि तथा किशोर द्वारा बनाए गए रनों के औसत से 7 कम है। इसमें देखो जो बाद पहले वाले 3 व्यक्ति हैं वो राजू, श्याम तथा हरि हैं। पहले वाले जो 3 व्यक्ति हैं वो राजू, श्याम तथा हरि है। राजू, श्याम तथा हरि द्वारा बनाए गए रनों का औसत श्याम, हरि तथा किशोर। ये श्याम है, ये दूसरा वाला व्यक्ति हरि है और ये वाला व्यक्ति किशोर है। इसे मैं पहले लिखूंगा क्योंकि कहा जाता है कि राजू, श्याम तथा हरि का जो औसत है श्याम, हरि तथा किशोर के रनों से कम है, अर्थात ये ज्यादा है। श्याम, हरि तथा किशोर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। इनका जो औसत है वो राजू और आपके पास एक व्यक्ति श्याम है और तीसरा व्यक्ति क्या है? हरि। औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या, बराबर कितना है आपके पास 7 है। इसे हम लोग हल करते हैं तो ये श्याम, हरि और किशोर माइनस है आपके पास राजू माइनस श्याम और माइनस हरि, अपॉन में कितना रहेगा 3, बराबर कितना है 7। हम देखते हैं कि S से S कट जाता है और S से H कट जाता है, मतलब किशोर और राजू यानी K माइनस कितना है R बराबर 7 × 21। अच्छा बताइए कि किशोर का मान क्या दिया है? किशोर का जो मान है वो आपके पास 35 है। हमें 35 में से कुछ घटाना है तब हमें 21 मिलना चाहिए। 35 में से कुछ घटा 21 मिले, अर्थात 35 में से अगर मैं 21 को माइनस करूंगा, मुझे बताना है राजू का मान। अगर मैं 35 में से 21 को माइनस करूंगा तो 35 में से अगर आप 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेता है? 14। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि ये अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है, उसके 5 महीनों बाद बी उसका भागीदार बन जाता है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया है, अतः बी की पूंजी निवेश कितना था? ये अपना व्यवसाय शुरू करता है। आपको पता है कि ये व्यक्ति आपके पास ए है, ये व्यक्ति आपके पास ए है और ये वाला जो व्यक्ति है वो आपके पास बी है। ये पार्टनरशिप साझे का सवाल है। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय है। एक ही जो पूंजी है वो 7,000 रुपए है। सवाल है कि दूसरे वाले व्यक्ति की पूंजी नहीं पता, हमने दूसरे वाले व्यक्ति की पूंजी को पी मान लिया। जब लाभ का गुणा समय के साथ करते हैं
जब लाभ का गुणा समय के साथ करते हैं, सॉरी पूंजी का गुणा समय के साथ करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। ये अपना व्यवसाय 7,000 रुपए से आरंभ करता है। जो व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है, यदि वो बीच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसकी पूंजी पूरे समय बनी रहती है। और पूरे समय का मतलब 1 वर्ष के बाद कहा है, तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। आगे कहा जाता है कि दूसरा वाला व्यक्ति 5 माह के बाद आता है तो 7 माह व्यापार में रहता है। पहले वाले की पूंजी 7,000 है, 12 माह तक काम करेगी। दूसरे वाले की पूंजी नहीं पता, पी मान लिया, और ये बाकी के बचे समय अर्थात 5 महीने निकल जाने के बाद 7 माह तक काम करेगी। और इन दोनों के लाभों का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसे 7 से काटेंगे तो 1,000 बार कट जाता है। 2 से कितनी बार काटेंगे? 6 बार। और 6 तिया कितना होगा? 18। इसे और थोड़ा सा हल करते हैं तो एक मान कितना हो जाता है? 18,000। अनाज का एक व्यापारी, प्रश्न है देखिए आपका, अनाज का एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 100% धोखा खरीदारी में और 10% खरीदारी में और 10% बेचने में देता है। यदि कोई व्यापारी खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही तरीके से धोखाधड़ी करता है, तब उसका जो कुल लाभ होता है वो A+B प्लस AB अपॉन कितना होता है? 100। A+B का मतलब A का मान 10% है, उधर B का मान भी 10% है, तो 10 + 10 और गुणा 10 बटे कितना होगा? 100। इसे हल करते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाता है और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है 20%। आपको बताना है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, हमें 10 तक के वर्ग का औसत बताना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो औसत होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे होती है पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो n × n+1 और 2n+1 अपॉन कितना होता है? 6। ये योगफल हो गया। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला है। यहां पर n से n कैंसिल हो जाता है, केवल n का मान लगाना है जो कि अंतिम पद 10 हो जाता है। हम यहाँ पे n का मान 10 और 1 कितना होगा आपके पास? 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 कितना होगा? 21 बटे कितना होगा आपके पास? 6। इसे 3 से काट लेंगे, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 11 7 77 बटे 2 यानी 38.5 हो जाता है। देखिए अगला क्या प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE तथा CF G बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ये ट्रायंगल का त्रिभुज का सवाल है। यहां पर हम किसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE तथा CF G बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये है, ये वाला बिंदु आपके पास A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। माध्यिका का मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। इसे AD बोल रहे हैं। एक माध्यिका हम ऐसे मिलाते हैं, इसे BE बोलते हैं। एक माध्यिका ये हो जाती है, इसे CF कहा जाता है। सवाल है कि किसी त्रिभुज की
माध्यिकाएं क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से जब सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो इसे माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, संगामी होती हैं, उस बिंदु को हम लोग सेंट्रोइड या ग्रेविटी पॉइंट कहा जाता है, उसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के सहारे जितने त्रिभुज बनते हैं, ये 6 त्रिभुज होते हैं, इन सबका क्षेत्रफल कितना होता है, बराबर। पूरे त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, पूरे त्रिभुज एबीसी का जो आपके पास क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का मान 60 है, तो इन सबके क्षेत्रफल का मान 10-10 हो जाता है। इसका भी 10, इसका भी 10, इन सब के क्षेत्रफल का मान 10-10 हो जाता है। ये आपके पास प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 10-10 हो गया। आपसे कहा जाता है VDGF, BDGF। आपको देखना है कि BD और GF कहाँ है। ये B है, ये D है, G और F है। हम देख रहे हैं कि आपके पास B से D तक, फिर G से F तक, इसके अंदर कितने त्रिभुज आते हैं, तो इसके अंदर 2 आते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिला के कितना हो जाता है, ये आपके पास 20 हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक आयत ABCD की भुजा AB को X, Y, Z बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। आपके पास ये एक आयत है, आयत हमारे पास ABCD है, A, B, C और क्या है आपके पास D। ABCD आयत को AB भुजा को X, Y, Z में बांटते हैं, मतलब इसके 4 टुकड़े करने हैं, और इस चारों टुकड़े कैसे हो जाते हैं, बराबर। ये वाला बिंदु X है, ये Y है, ये वाला बिंदु Z है। एक आयत ABCD की भुजा AB को X, Y, Z बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटते हैं, अर्थात ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, ये सब टुकड़े आपस में बराबर है। उसके बाद कहा जाता है कि X और Y को बिंदु C से मिलाइए। हम इसे बिंदु C से मिलाते हैं, तो क्षेत्रफल XYC और क्षेत्रफल आयत ABCD के क्या अनुपात होगा। आपको पता है कि इसे 1 मानते हैं तो सभी 1-1 हो जाती हैं, क्योंकि ये बराबर है। इसे BC को हम लोगों ने H माना है। ये जो BC है, ये इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगी और इस आयत के लिए चौड़ाई का काम करेगी। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका 1, और आपने ऊंचाई कितनी मानी है h। आयत की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई पूरी कितनी है आपके पास 4, ऊंचाई यानी चौड़ाई कितनी है इसकी h। h से h कट जाता है, ये 4 दूनी 8 हो जाता है, मतलब 1/, कितना होगा 8। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, हमने इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत मूल्य है, वो 100 माना है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित करता है, इसे 30% से बढ़ा के अंकित करता है, तो 130 हो गया। 30% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है। आपको पता होना चाहिए अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो ये विक्रय मूल्य बन जाता है। 10% की छूट है तो 90 कितना होगा 100। 13 नमा 117, ये इससे कितना ऊपर है, इससे 17 ऊपर है, तो 17% का लाभ हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।